Good evening, everyone. Jai Hind. I hope everyone is fine. Take care of your health in these days. Keep yourself protected. Everyone must have gone through, I'm sure. Your curiosities must have compelled you to go through the mains paper. And I'm also certain of the fact that you must have been able to identify and associate what we are learning and what is being asked. So that's a good news. It always gives a reassuring confidence. So regarding that aspect, I want to highlight one important facet before we move on. And that is, अब मैं ऐसा समझता हूं जो 5-7 साल का पेपर का एनालिसिस करते करते और इधर विशेष रूप से पिछले 1-2 वर्षों से जो मैं देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब वाकई आपको जनरल स्टडीज में जो शब्द जनरल है, दरअसल जनरल के 2 अर्थ होते हैं। ओके, इस बात को समझना चाहिए हमको। एक जनरल होता है जो हम लोग कहते हैं सामान्य। जनरल का एक अर्थ व्यापक भी होता है, आप सब समझते होंगे इस चीज को। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सामान्य अध्ययन नहीं, इसका व्यापक अध्ययन नाम होना चाहिए। अब आप पेपर देखिए, जरा ध्यान से देखिए, और आप पाएंगे कि किसी भी एक पक्ष को बहुत अच्छे से जान लेने से और बाकी दूसरा पक्ष छूट जाने से अब काम नहीं चल रहा है। अब नहीं चलता है काम। आपको जनरल लेवल की अच्छी, जनरल मतलब व्यापक स्तर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं। उसमें छिपी हुई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हमने सुबह दोपहर में मैसेज पे भी, टेलीग्राम पे भी हल्का सा उसकी चर्चा मैंने की थी। आप बताइए, वो पूछते हैं 150 शब्दों में, वो पूछ रहे हैं 150 शब्द में ही पूछा है ना शायद, कि बजट, ये जीडीपी के कैलकुलेशन का जो पुराना मेथड है और जो नया मेथड है उसमें क्या अंतर है। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ। अच्छा भाई, 2 या 3 पॉइंट आपको मालूम है सिर्फ, है ना भाई, जो हमने अध्ययन किया। हम फर्जी थ्योरेटिकल बात क्यों करें। हमने जब, अब हमारे पढ़ाने पे भी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ 4-4, 6-6, 10-10 किताब से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी सब घूम जोड़ जाड़ के 2-3 पॉइंट आपको मिला। यही तो सच है। बाकी तो इधर उधर के कर देते, खाली ये बोल सकते हैं हम कि ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है कि टॉपिक तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें से 2 या 3 पॉइंट तो बताया भाई कि बेस ईयर चेंज करके यहाँ से यहाँ कर दिया गया, जो है थोड़ा सा डेटा को और कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया। कंपनीज, आदित्य ने पूछा था, आपको ध्यान होगा कि सर ये इतने फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही हैं, इतनी सब चल रही हैं, इनका डेटा कैसे कंपाइल होता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो है जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट ये सब जो देती हैं, उनसे भी डेटा जो है वो कैप्चर किया जाता है। इतना बता दिया था दूसरे पॉइंट के तौर पर। और तीसरा पॉइंट आपको मालूम है कि हल्का सा बोलते हुए, कहीं चर्चा करते हुए, कि भाई फैक्टर कॉस्ट पर हमेशा हुआ करता था, मार्केट प्राइस पे जो है उसको लिया जाता है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को अगर माने कि हमने पढ़ा है, तो यही 3 पॉइंट मिलेगा ना आपको। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन आपको लिखना 150 शब्द है, हो सकता है 250 शब्द में पूछ लिया होता। टू फिल अप दैट गैप एंड टू फिल दैट गैप एप्रोप्रिएटली, प्रासंगिक रूप से, यानी कि कुछ भी लिखे चले जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या काम आएगा। अब बताइए, आप उसके लिए क्या काम आएगा। आपको वो डिस्कशन काम आएगा जो हम लोग क्लास के दौरान, सेशन के दौरान इधर उधर की जो मिलती जुलती बातें करते हैं। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, आपके उधर से कोई पॉइंट उठ रहा है, उस पर हम जनरल जो डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, जो आपकी जो एसेंशियल नॉलेज है चीजों के बारे में, विचार, जो थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो काम आएगा। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रश्न मैंने देखा था शायद 250 शब्द में, ठीक है। अब आप सच सच बताइए कि अभी तक की जितनी भी पढ़ाई है, इकोनॉमी का कितना सब जोड़ जाड़ के 10 लेक्चर हुआ होगा मुश्किल से, और 10 लेक्चर में तीनों क्वेश्चन लिखने भर का, 3-4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, सबका नहीं लेकिन ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल लेवल का पढ़ने भर का आपको आ गया कि नहीं लिखने भर का, बताइए ईमानदारी से बताइए आप।
and be very harsh, very critical. I don't want any appeasement here. आप एक रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, इस पर क्या हम लोग कोई कम बात किए हैं बताइए, जबकि ये टॉपिक अभी पढ़ा भी नहीं है, अभी हम लोग गए ही नहीं है उधर। जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो अभी पढ़ा ही नहीं है। फिर भी वाई इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप बताइए, आप अच्छे खासे चीज क्यों लिख सकते हैं? 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे, बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में आप लिख देंगे। अभी उसी दिन बात हम लोग कर रहे थे कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए ठीक होना चाहिए। ठीक, आस्तिक बिल्कुल सही। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो आप इस डिस्कशन में जरूर अच्छे से और बहुत बहुत संज्ञान पूर्वक और ध्यान पूर्वक पार्टिसिपेट किया करिए, और उसके बाद भी अपने मस्तिष्क को यह कार्य दिए रहिए, असाइनमेंट दिए रहिए, इस पे सोचते रहना है, इस पे सोचते रहना है। वो दिन गए अब, ओके, गॉन आर द डेज जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाया करेंगे और आपके पास उस क्वेश्चन को लिखने भर का मसाला रेडी ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। नो, दैट विल नॉट हैपन। आपके जो फैकल्टीज है ब्रेन की, जो आपके दिमाग की, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कैप्चर किया हुआ होगा, अब वो सारी मिलकर तब उत्तर लिख पाएंगी। ये सच है, अगर देखिए आप पैटर्न को समझने में, वो जो कि मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए गुड न्यूज होनी चाहिए कि अगर मैं अपने इंटरेस्ट और सामाजिक महत्व, सामाजिक और वैश्विक महत्व, मेरा इंटरेस्ट का एरिया हो गया, फिर सामाजिक महत्व का एरिया हो गया यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में, और वैश्विक महत्व का एरिया हो गया। ये तीन तो वैसे भी हमें जानना ही चाहिए, अगर हम कुछ और नहीं भी है तो ठीक है, नागरिक भी है तो ये तीन तो वैसे भी जानना चाहिए। तो इसलिए ये अच्छी न्यूज है आपके लिए कि अगर अब आप जनरल यानी व्यापक स्तर पे जो है, व्यापक स्तर की सारी चीजों में थोड़ा 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 तो जानते ही हैं, अगर आपकी ये टेंडेंसी है तो ये बहुत अच्छा है, मदद करेगी आपको, इसको, ये बहुत बढ़िया बात है ये। तो आप अपने पढ़ाई का और सोचने का जो पैटर्न है वो इस तरह से डेवलप कीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में एकदम ब्लैंक नहीं रह जाए, कुछ ना कुछ बेसिक इसेंशियल इंफॉर्मेशन हमको इसके बारे में मालूम, इसके बारे में मालूम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप संकुचित होकर या एक किताब का रट्टा मार के, मैं नहीं समझता कि अब अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। एक बढ़िया, एक समझदार, होशियार जो ग्रेजुएट है इस कंट्री का, जो होना चाहिए, जो देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में चिंता करता है, विश्व के बारे में जो है, पर्यावरण के बारे में, हर चीज के बारे में जो चिंतित है, जिसको जिसको ये सेंसिटिविटी है कि भाई ये घटना हो रही है, इस पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कैसे ठीक किया जाए, इस एटीट्यूड से जो पढ़ाई होनी चाहिए, अगर वो पढ़ाई आप करेंगे तो बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर कर सकेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा और मेरी समझ है। ठीक है, तो आप लोग बार बार फिर से मेंस के इस पेपर को बार बार देखते रहिएगा, इससे आपको बहुत आइडिया आएगा। और इस बारे में तो ये मेरा जो इंट्यूशन था वो सही साबित हो गया, प्रीमोनिशन जैसा मुझे हुआ था कि जो इन्होंने प्रीलिम्स में किया है वही ये मेंस में भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जो जिसे कहते हैं परंपरागत प्रकार के प्रश्न आपको मिले होंगे बहुत सारे, जो कि करंट अफेयर्स एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, अब वो परंपरागत वाले भाग का हिस्सा हो चुके हैं, यानी 5-7 साल पुराना। देखिए ना, फूड सिक्योरिटी से संबंधित भी तो कुछ पूछा है, 2013 वाले का कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। आप लोगों के दोपहर के समय एक नजर डाली थी मैंने, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आज 9 साल हो गया उस घटना को, 8-9 साल उस चीज को हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं तो न्यूज में रहती है चीजें। तो जो एक सीख और दूसरी सीख लेने वाली बात है, पहली सीख वो हो गई कि हमें व्यापक स्तर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी सीख ये हो गई कि ये कभी मत करिएगा कि जो है किसी भी जीएस के जितने हिस्से हैं उनमें किसी भी हिस्से को सिर्फ करंट पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं। वो हमारा वही रास्ता सही है कि दोनों तरफ से आने वाली जो लकीरें हैं उन्हें बीच में मिलाना है, जहां पर सक्सेस जो है डिफाइन होती है। एक स्टैटिक की तरफ से चलेगा आपका प्रोग्रेस और एक करंट की तरफ से पीछे जाएगा। ठीक है, स्टैटिक वाला पोर्शन जो है उससे ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करते रहिए, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी उसका, तो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो उसका होता रहे। यही मुझे तो यही समझ में आता है, आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मुझे जो समझ में आता है एक विद्यार्थी के तौर पे वो यही है कि यही सबसे सही तरीका है भैया पढ़ाई करने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा समय का अभाव रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रॉपरली अभी पीडीएफ कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, आपको बता देता हूँ पहले ही, लेकिन दैट विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वी आर डिस्कसिंग, यू डोंट हैव टू वरी। हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे अच्छे से, और मैंने एक लेआउट जरूर बना दिया ताकि आप लोग, कई बार होता है ना कि पता ही नहीं लग रहा है कि
हम क्या पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये पता चल जाए कि पब्लिक फाइनेंस नाम का जो चैप्टर है, वो जो हम, मेरे दिमाग में तो था ही, मैंने इसे लिख भी दिया है ताकि आपको भी पता है। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। लेट अस बिगिन विद दैट ओनली। We tell ourselves as to what is the scope of our study in this under this particular area. सोचिए, बजट पूछ, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का वो सब पूछ रहा है। सोच लीजिए आप, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं। अब उसमें आप याद कीजिए कि हम लोग जो कुछ, ठीक है, मेंस लेवल की तैयारी करके अगर आप गए होते तो इतना तो आप याद होता ही अपने लेक्चर में से। लेकिन अब सोचें आप कि अगर उसमें एग्जैक्टली क्या वर्ड लिखा हुआ था। रुको रुको बताता हूँ, मैं देख ही लेता हूँ ना पेपर, तो आपको, नहीं तो फायदा क्या फिर, थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। किसने शेयर किया था ये पेपर? हाँ, ये निकिता ने। देखिए जो क्वेश्चन है वो है, और ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश पहले कर देना है कि भाई रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस होता है, उनके फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब आप समझिए बात को कि 150 शब्द में लगभग 125 100 120 शब्द तो ऐसे ही लिख दोगे आप, वैसे लिख दोगे। लेकिन क्या बढ़िया नहीं होगा कि इस, जब कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में आपसे पूछा गया है तो एक दो पंच लाइन भी होनी चाहिए भाई। कि इनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमी के प्रोग्रेस को तय करता है। ऐसा एक दो पंच लाइन आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का सही सही निर्धारण और उनका ज्ञान और आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर की कटौती के चलते यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती हो जाए अधिक, तो फिर वो आगे चलकर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, भविष्य के लिए जो है वो नकारात्मक हो सकती। एक दो लाइन बस, 10 से 15 शब्द, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो डिस्कशन का जो निष्कर्ष आपको निकला उसमें से एक सेंटेंस बना लीजिए, 30 सेकंड्स, 1 मिनट दे दीजिए अपने आप को एग्जाम हॉल में, और एक अच्छा सा वाक्य बना लीजिए और उस वाक्य को लिख दीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, और उनके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन उसमें कहीं आप एक इस तरह के एनालिटिकल लाइन लिख देते हैं तो वंडरफुल, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर एंड इट विल बी फ्रेश। सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस तरह से, तो इस प्रकार से आपको जो है वो करते रहना है, पढ़े कर देखते हैं। आइए, तो जो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे घुमा फिरा के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, और नहीं भी पूछे गए तो इकोनॉमी के किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय ऐसा संभव नहीं है कि इस चैप्टर में से कोई ना कोई लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रश्न लिखिएगा तो इसका जो है महत्व तो आपको आ ही जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक, पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में क्या है और क्यों है। आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। इसमें बिजनेस साइकिल क्या होती है अभी आज बताता हूं मैं आपको। ग्रेट डिप्रेशन जो है 1930s का क्यों महत्वपूर्ण था, आप उसके बारे में तो जानते ही हैं। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के पढ़े थे कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कैसे हुई थी, हाउसिंग सेक्टर के क्राइसिस के रूप में। फिर कीनीजियन जो कीन्स थे, जो उनके क्या आइडियाज थे, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारा हल्का हल्का। फिर इंडिया का केस भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। नंबर 2 होगा गवर्नमेंट बजटिंग। बजट को बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे, हल्का फुल्का तो बात कर ही चुके हैं हम, और उसको स्ट्रक्चरली पूरा अच्छे से समझ लेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है भाई। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है इसके लिए। फिर पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या है, बजट साइकिल ओवरऑल जो प्रोसीजर है उसकी साइकिल क्या होती है कि पहले बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर इनेक्टमेंट होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फिर उसका ऑडिट होता है। ठीक है, फिर बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या है, सवाल ही पूछा हुआ आपसे कि रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट क्या है, कैपिटल बजट के कंपोनेंट क्या है। फिर हम क्या पढ़ सकते हैं इसके, इसी के दौरान, इसी के तहत, बजट के तहत आप ऐसे पढ़ लीजिए कि जो गवर्नमेंट की बजटिंग है उसमें उसका पैटर्न क्या रहा है, क्या चेंजेस आए हैं 1991 के बाद, क्या चेंजेस आए हैं, और कैसे बजट में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है एफआरबीएम वगैरह के तहत। इस तरह की चीजें हम उसमें पढ़ सकते हैं। फिर बजट के मेजर सोर्सेज क्या है और बजट का पैसा मेजर कहाँ जाता, कहाँ डेस्टिनेशन क्या है, ये एक एस्पेक्ट पढ़ लिए। फिर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो गया। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो हेडिंग नंबर 2 को का ही एक हिस्सा है, उसको बड़ा हेडिंग करके हम समझेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, बजट का मतलब क्या होता है कि इनकम। बजट का मतलब हुआ इनकम जो हो गया,
और एक्सपेंडिचर और इनका आपस का बैलेंस, तो ये इनकम वाला हो गया और ये एक्सपेंडिचर वाला हो गया। अगले 2 चैप्टर यही बनने चाहिए कि रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन, मेन मेजर सोर्सेज क्या है, कौन से सोर्स की क्या अच्छाइयां और क्या खामियां हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्यों जरूरी है कि वो संतुलन रखे, कि सारा पैसा टैक्स से ही ना खींचने लगे। अगर टैक्स से भी खींचना पड़े तो सारा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही ना बर्डन चला जाए, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बर्डन जाना चाहिए बराबर, या फिर ज्यादा बर्डन जाना चाहिए। इकोनॉमी जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होती जाती है वैसे वैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मस्ट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। क्या ट्रेंड्स रहे हैं 1950 से शुरू करते हुए, जब से 5 ईयर प्लान शुरू हुए, अल्टीमेटली समझ लीजिए कि जब से 5 ईयर प्लान इकोनॉमी का हमने मॉडल लिया, जब तो प्लान इकोनॉमी के लिए प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये प्लानिंग हो गई। अल्टीमेटली करेंगे कैसे, कहां से करेंगे, पैसा से करेंगे ना। तो इसलिए प्लान इकोनॉमी का मॉडल जब हमने लिया, तो फिर जैसे ही प्लान इकोनॉमी आप बोलते हैं, तो प्लान इकोनॉमी का अल्टीमेट रूट क्या है, व्हाट इज द मटेरियल रूट ऑफ इट, दैट इज एक्सपेंडिचर, सोर्सेज, फाइनेंस, कि फाइनेंस कहां से आएगा। प्लान इकोनॉमी तो बहुत आसानी से समझ लो, प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो लीड करेगी इंजन की तरह। यही हुआ ना भाई, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, कि हम बोलते हैं ऐसे करते हैं, चलो ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ये करते हैं, तो गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट जब जो जैसे कहते हैं ना कि मसाल जिसके हाथ में है वो आगे चलेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट कहां से करेगी, तब उसको रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही क्वेश्चन फाइनेंस का आएगा, वही सही रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हेडिंग जो है आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगी, प्रोसेस प्रासंगिक हो जाएगी। वैसे ही रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और उसको कैसे सही से एक्सपेंडिचर किया जाए, दोनों चीजें वैसे ही आ जाएंगी जैसे प्लान इकोनॉमी की बात करिएगा। तो गवर्नमेंट का रोल बढ़ना ही बजट है, और क्या है। अगर देखिए ध्यान से तो यही बजट का मतलब है, और क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए अगर पूरी तरह से, तो प्राइवेट सेक्टर अपना संभालेगा, बजट बजट क्या होता है। ठीक समझिए बात। तो जब तक गवर्नमेंट का रोल रिलेवेंट रहेगा इकोनॉमी में, तब तक बजट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट बना रहे। आप समझ गए मेरी बात। तो क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कैसे जो है आप 1950 के दशक से लेकर और अभी तक बजट में रेवेन्यू साइड में कौन सा चीज बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, और क्यों, और आज हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, 2022 में हम उसे भला क्यों पढ़ रहे हैं। आर देयर सर्टेन लेसन्स दैट नीड टू बी लर्न, या फिर उसकी जानकारी हमें किसी यूपीएससी के उत्तर लिखने के एनालिसिस में मदद कर सकती है क्या। इस प्रकार से हम उसे देखेंगे। फिर देखेंगे कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं। टैक्स रेवेन्यूज कह लीजिए, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू आप सब जानते हैं, ये सब होता है। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए आज की तारीख में। जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है हमारे गवर्नमेंट का, वो प्रोग्रेसिव है कि नहीं है, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए क्या करने चाहिए। क्या कोई ऐसी टास्क फोर्स है जिसको गठित किया गया है जो कि बताए हमें, कोई कमेटी है, कमीशन है जो हमें बताए कि भाई आपको अपने टैक्सेशन में ये सुधार करने चाहिए। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, जीएसटी का रिफॉर्म क्यों आया, उससे क्या लाभ हुए, चीजें इस प्रकार की चीजें जो है वो आएंगे। ठीक है, चैलेंजेस हो गए वो, आगे चैलेंजेस है ना, अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी। केलकर टास्क फोर्स वगैरह सब थे ना। फिर बात आएगी कि ठीक है, पैसा तो इकट्ठा कर लिए, अब एक्सपेंडिचर साइड पे भी ध्यान दीजिए भाई। एक्सपेंडिचर साइड पे क्यों ध्यान दिया जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी सेव्ड और मनी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इज मनी अर्नड। आप समझे मेरी बात को, कि जितना पैसा आप सेव करते हैं समझो उतना कमा लिया एक तरह से। इसलिए सेविंग का अर्थ ये नहीं लीजिएगा कि गवर्नमेंट को जो है कंजूस हो जाना, नहीं, गवर्नमेंट कंजूस होना अफोर्ड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए और टारगेटेड होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है, हम आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडी देते हैं, इंटरेस्ट देखें, आप देखेंगे कि सब्सिडीज और इंटरेस्ट ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर बर्डन होते हैं किसी भी सरकार का, स्पेशली हमारे सरकार का। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
ओके, सो रेशनल, जिसमें मैं कह रहा था आपसे कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज, दीज आर टू मोस्ट मेजर, आई कैन से टू ऑफ द मेजर मोस्ट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और उनका सही सही जो है रेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। जैसे फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इन सब चीजों पर सब्सिडी दी जाती है। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती थी पहले, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म की गई। इसी तरह फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी धीरे धीरे किया जा रहा है, उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो सब्सिडीज को कैसे किया जाए, और अंत में बात आएगी इंटरेस्ट पेमेंट भी तो बहुत बड़ा पेमेंट है। तो इंटरेस्ट पेमेंट तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चॉइस ऑफ बोरोइंग, कि अब अगर आपके पास एक से अधिक स्रोत मौजूद है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग पहले बात कर चुके हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स और इंटरनल बोरोइंग्स। दो तरह की मुख्य रूप से बोरोइंग्स होती हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या होती है भाई, आप जानते हैं, उस दिन बात की थी हमने कि वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाती है, अगर ठीक से सिक्का बैठ जाए तो, है कि नहीं। इंटरनल बोरोइंग्स के क्या इशू होता है कि एक तो वो कॉस्टली होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चॉइस जो करना है, ये ठीक से चूज किया जाए भाई, या फिर उससे भी नहीं काम चला तो सरकारें क्या करती रहती थी, बोरोइंग से काम नहीं चला तब क्या करती थी सरकार, बताओ, कोई चैट बॉक्स में लिखो। बोरोइंग से भी काम न चले, मान लो 100 रुपए खर्चा है, रेवेन्यू है 60 रुपया, 20-30 रुपया बोरो कर लिए, कहीं से बाहर से बोरो कर लिए, यानी ओपन मार्केट से बोरो कर लिए, एक्सटर्नल भी बोरो कर लिए, तब क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, आरबीआई से पैसा लेना पड़ेगा ना, वही तो होता रहा है। और आरबीआई से पैसा लेने की बात नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर सरकारें क्या करती रही है, नया नोट भी, नया नोट प्रिंट करवा डाला, ऐसा भी करना पड़ा है भाई, जिसको क्या कहते हैं, उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, when the government has to finance the deficit by printing the notes, by printing new notes of equivalent amount, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू करते थे ना, हेड ऑफ ट्रेजरी बिल्स वगैरह के थ्रू। इसी प्रोसेस, इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को कह लीजिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है, ठीक है, बड़ा वो भी हम पढ़ेंगे आज। खैर, तो एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन जरूरी है, कहने का। फिर लॉजिकली आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अभी हमने बोला, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन दोनों का जो अंतर है, देखिए कैसे सब लॉजिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से। हमने बजट पढ़ा, पहले सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार क्या अर्थव्यवस्था में क्या जरूरत क्या है इनको कूदने की, फिर हमने पढ़ा कूद ही गए हैं तो फिर बजट क्या होता है, कैसे बनता है, बजट के दो हिस्से मुख्य क्या होते हैं, तो ये होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको भरने के लिए सरकार करती क्या है, तो ये करती डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। उसका क्या बैकग्राउंड है, इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आगे क्या इसके लिए किया जा सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, आपको खाली ओवरव्यू बता देता हूं मैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ हुआ कि जब सरकार के आय के स्रोत कम पड़ जाए और एक्सपेंडिचर कम ना किया जा सके, तब जो गैप भरने के लिए जो पैसा जो है गैदर किया जाता है, ऑल द रिसोर्सेज व्हिच नीड टू बी गार्नर्ड, दे आर एसेंशियली विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग, और obviously you know that printing of new notes etc, and if that is happening, that has its own consequences, so I'll tell you in detail. So 1970s तक मैं कह सकता हूं कि हाँ, 1970 के आखिर आते आते तक, 1970 आते आते तक मामला थोड़ा ठीक था एक्चुअली। टू बी empirical with you, I would like to tell that starting from the 1950s, तो पूरा 15 साल, 16, 17, 18 साल, बल्कि 18-19 साल तक, 1969 आते आते तक, इफ आई एम करेक्ट, तो जो फाइनेंस का पोजीशन था, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अपना मैच था, उतना बुरा नहीं था ये। लेकिन एक्यूमुलेट होते होते जब 1970 तक पहुंचे तो थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ हो गई, ठीक है। तब सिचुएशन जब गड़बड़ हुई, तब से हमको जो है वो थोड़ा सा और पैसे जो है उधार उधार लेके बांटना पड़ना शुरू हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि पहले इसी का हिस्से के तौर पे आप उनको उसको यही रख लीजिए, तो जो दो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे ना 3-4 की, कौन कौन से थे, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, 4 तरह के डेफिसिट हमने पढ़े, उसको इसी में हेडिंग बना लेंगे, यू डू नॉट हैव टू वरी। तो जो है ये जो बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट था, यही चलता था इंडिया में। फिस्कल डेफिसिट जैसी कोई चीज मानी ही नहीं जाती थी। क्यों नहीं मानी जाती थी, मैं आपको बताता हूँ। पहले का डिसिप्लिन कुछ ऐसा था, डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड ये था कि भाई सरकार जो कुछ भी पैसा पा रही है, कैपिटल जो रिसीट्स हैं, सेविंग्स से जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, वो भी सरकार की रिसीट ही तो है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए इधर देखिए,
अभी समझ जाएंगे आप। 100 रुपया खर्चा है सरकार का मान लीजिए, ठीक है, उसमें से सब जोड़ने पर जब जा रहे हैं तो मान लो टैक्स वगैरह से इकट्ठा करके 50 रुपया आ गया, ठीक है। 10 रुपया आया मान लीजिए जो है वो उससे क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल पब्लिक की जो रिसीट्स है जो वापस करनी हो सकती है, जैसे क्या हो गया, पीपीएफ वाला पैसा हो गया, सेविंग्स वाले पैसा हो गया, ये सब पैसा हो गया 10 रुपया। अब 60 रुपए तक हो गया, ठीक है। अब उसमें से 40 जो है वो 40 रुपया जो है वो बोरो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो पहले का जो अंडरस्टैंडिंग था दोस्तों, इस बात को ठीक से समझिएगा, और कब तक कह लो, मतलब बहुत लेट तक 40 साल ये चला, 40-45 साल ये प्रॉब्लम चली एक्चुअली, कि सरकार के जो की अकाउंटिंग जो होती थी वो क्या करता था कि इस पैसे को भी सरकार अपना पैसा समझकर अकाउंटिंग करती थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो बोरोइंग का जो है, बोरोइंग भी जो आती थी और कैपिटल भी आती थी, इसको दोनों को साथ में अपना पैसा समझ लेते थे कि सरकार का ही तो पैसा है, बोरो कर लिए, जब देना होगा तब देना होगा ना, तब तक तो हमारा ही पैसा है। इस तरह की जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी। 1950 में ही एक बहुत ही लीडिंग इकोनॉमिस्ट हुए हैं हमारी कंट्री, इकोनॉमिस्ट नहीं कहना चाहिए, एक अच्छे जानकार, मतलब चीजों को समझने वाले एक अच्छे विद्वान हुए हैं, वो है B.R. शेनॉय, नाम याद रखिएगा। बहुत ही साइलेंट टाइप के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके, B.R. शेनॉय साहब, ठीक है। उन्होंने 1950s में ही इस चीज को वार्न कर दिया था कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये आपका पैसा है नहीं एक्चुअली, आपको ये जो बाकी का 40 और 10-50 रुपया हुआ है जो आपका, ये आपका है नहीं सरकार का, इसकी अकाउंटिंग गलत हो रही है, आप समझ जाइए। लेकिन किसी ने उनको माना नहीं, उस समय पे उनका मजाक उड़ा दिया गया। वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के भी खिलाफ थे, द ओनली नॉन इंटेलेक्चुअल हु वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट। ये ठीक तरीका है नहीं कि आप जो है वो एक आध बार के लिए ठीक है, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना हो सबके लिए ठीक है, लेकिन ये इसको एक रेगुलर फीचर बना देना ठीक है, कोई मानता ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, खर्चा ज्यादा नहीं करेगी तो आगे ग्रोथ कैसी होगी, इस सब टाइप की बात। और वही थे जो इस अकाउंटिंग के भी जो है वो तो स्केप्टिकल थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अंत में हुआ वही, अंत में लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस अकाउंटिंग इज नॉट करेक्ट। और 96-97 आते आते कौन सी कमेटी थी वो, चक्रवर्ती कमेटी थी आई थिंक, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी थी। 97 आते आते उसने यही रिकमेंडेशन सरकार को दी कि ये गलत हो रहा है, आपको इस पैसे को, आपका पैसा सिर्फ ये 50 रुपया है, ये जो बाकी का पैसा है दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। और यही फिजिकल डेफिसिट का ओरिजिन है, जो हम लोग फिजिकल डेफिसिट कर रहे हैं उसकी ओरिजिन यही, अब आप और अच्छे से समझ गए हो कि ये पैसा अलग कर दीजिए, आप बोरोइंग्स को हटा दीजिए और कैपिटल जो लाइबिलिटीज, तो बोरोइंग्स और कैपिटल लाइबिलिटीज को अगर हटा दिया जाए, जो आपका पैसा ही नहीं है, आपको अपने में गिन क्यों रहे हैं, तब सही मायने में डेफिसिट पता चलता है। समझ गए बात, अब आपको क्लियर हो गया। वही जो सही डेफिसिट है वो फिजिकल डेफिसिट है, तो वो एकदम सही सही सरकार का जो डेफिसिट को वो बताता है। खैर, तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के ही तौर पे। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पब्लिक डेट, देखो 3 चीज है महत्वपूर्ण, बहुत साफ साफ समझ लो, तीनों तुम्हारे सामने है स्क्रीन पर। बजट के तौर पर, बजट के ये जो बनाया है इसी को समझ लीजिए भाई, देखिए ये जो हम बनाए हैं, इसी से आप दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अल्टीमेटली ये सब पूरा 360 डिग्री जो नॉलेज है वो काम आएगा, तो इसलिए जाने रहिए। 50 रुपया मान लो ये हो गया, और 50 रुपया हो गया जो कि नहीं जोड़ना चाहिए था सरकार को अपने में, यही सब बात कर रहे हैं ना हम। तो देखो ये क्या है, बोरोइंग कह लीजिए इसको, ये क्या है रेवेन्यू, ये क्या है एक्सपेंडिचर। तो हमारी बात मानते हो क्या, सहमत हो मेरी बात से, कि अगर इन 3 चीजों को अच्छे से स्टडी कर लिया जाए तो हो गया, फिर पब्लिक फाइनेंस का स्टडी हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यही 3 समझ लो। रेवेन्यू, तो हाँ भाई रेवेन्यू, ये देखो रेवेन्यू हमने समझ लिया, यहाँ पे आप देखिए इधर, रेवेन्यू को मोबिलाइजेशन को अच्छे से समझ लिया जाए, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया जाए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ लिया जाए, और उस डिफरेंस को भरने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, यानी जो बोरोइंग कर रही है, अगर उसे भी अच्छे से समझ लिया जाए कि पब्लिक डेट कितना है, सरकार के ऊपर कर्जा कितना है, किस टाइप का है, क्या ट्रेंड रहे हैं, कैसे इसमें कमी लाई जाए, इससे क्या क्या नुकसान और फायदे हैं, हो गया पब्लिक फाइनेंस, आप समझ गए। इन्हीं सब का जो निचोड़ है दोस्तों, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, दोनों का गैप क्या हुआ, डेफिसिट, और उस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया डेट। 4 चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आप फिजिकल पॉलिसी समझ चुके हैं, यही फिजिकल पॉलिसी है,
उसमें नया कुछ है ही नहीं। डू यू एग्री विद दिस? That if we understand the concept of government revenues, we understand the concept of government expenditures, and obviously the gap between the two, and then we also understand as to how the government actually tries to fill this gap. Then we have understood fiscal policy. वही है बस घूम घुमा, ठीक है। अलग अलग ये सब शब्द आते जाते रहे होंगे दिमाग में, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा समझदार है, लेकिन मेरा गेस ये है कि जब तक इसको ठीक से नहीं पढ़ा हो तो ये सब शब्द अलग अलग तो आपको मालूम होंगे, लेकिन आपको ये पूरा ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है कि अच्छा ये ऐसे, ये तो एक दूसरे से एकदम लॉजिकली जो है सीक्वेंस में है, तो आपको ये फायदा होगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी पढ़ने जाइए, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे इंडिया में उसका इवोल्यूशन हुआ है, आज की तारीख में उसका फ्रेमवर्क क्या है, कौन बनाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के मुख्य अंग क्या है, ये सब चीजें। फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो कैसे शेप लेता है, ठीक है। फिर आज तक की जो भी पॉलिसी बनी है उसका मूल्यांकन, और इस समय जो पिछले 5-7 साल से जो नया फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क चल रहा है उसकी मुख्य हाइलाइट्स क्या है, ठीक है, और उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, अगर है तो क्या। और फिर हम कुछ इक्के दुक्के अलग जो करंट अफेयर्स में चलते रहते हैं, बहुत सारा बातचीत होती रहती है, जैसे इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी के तौर पर क्या रिस्पॉन्स दिया, या दूसरा टॉपिक ले लीजिए, बहुत ऑफन जो है चर्चा होती है इसकी कि कैसे एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कोशिश करे भी अगर बहुत अच्छा करना हो, फिस्कल पॉलिसी ठीक नहीं हो, फिस्कल सिग्नलिंग ठीक नहीं हो, तो कैसे सब किया कराया पानी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार यानी दोनों एक ही पेज पर होनी चाहिए ना भाई, दे शुड बी इन कन्फॉर्मिटी विद ईच अदर। पता चला, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि मनी के सप्लाई को जो है वो कम कर दिया जाए, मान लीजिए ये मॉनेटरी पॉलिसी की डिमांड है, और जो गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो उसमें फिस्कल जो पॉलिसी इस प्रकार से मेजर्स होते हैं कि उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो फिर पैसा गवर्नमेंट से रिलीज होगा, पैसा कहाँ जाएगा? बैंक पब्लिक में ही तो जाएगा। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत अधिक बड़ी होगी तो क्या होगा, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी इसीलिए आपस में एक जो है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिकली कनेक्टेड होनी चाहिए, सेम फुटिंग पर होनी चाहिए, और सेम ऑब्जेक्टिव को सबसर्विएंट होने चाहिए, उसी उद्देश्य के लिए जो है वो काम करते रहे होने चाहिए। इस प्रकार से हम पढ़ लेंगे। कोविड-19 हो गया, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हम उसको पढ़ते रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं। ये लिस्ट को इसलिए ऐसे छोड़ दिया गया है इसीलिए क्योंकि ये हम बढ़ाते रहेंगे समय समय पर। आपको ऐसे कभी सैटरडे संडे को कोई टॉपिक आ गया इकोनॉमिक टाइम्स में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, तो आप इसके नोट्स में ऐड करते जाइएगा। मेरा कहने का अर्थ है नोट्स में आप बनाते जाइएगा। तो आते हैं बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट बताना रह गया था, उससे पहले समझ लीजिए बिजनेस साइकिल क्या होती है। कहते हैं कि जैसे मनुष्य के जीवन में चक्र है ना, जीवन चक्र है, वैसे बिजनेस की भी एक साइकिल होती है। तो वो साइकिल इस प्रकार से चलती है, किसी भी जगह पे एक उंगली रख दीजिए तो वो घूम के सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। कहने का अर्थ है, देखिए कैसे, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम या कह लो स्टेबिलिटी है, ठीक है, मिड पॉइंट है। सबसे पहला जो फेज होता है वो एक्सपेंशन का फेज होता है कि खूब अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी भाई, खूब तगड़े से इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई, खूब बढ़ेगा खूब बढ़ेगा खूब बढ़ेगा, और फिर एक पीक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीक, एक चोटी पे पहुंच के जो है वो रुक जाएगा, फिर गिरना शुरू होगा। जब गिरना शुरू होता है बिजनेस साइकिल, जो गिरनी शुरू होती है उसे रिसेशन कहते हैं, ठीक है, मंदी हो गया, ठीक है, रिसेशन हो गया, ठीक है। और रिसेशन अगर रुके नहीं, यहां से ही रिकवरी नहीं शुरू हो जाए, चलती ही चली जाए, तब वो किस में रिजल्ट हो जाती है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन आ जाता है, और फिर डिप्रेशन से रिकवरी होती है। यहां तक रिकवरी हो गई, इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट जो है वो रिकवरी हो गया, और फिर यहां से क्या शुरू हो गया, लिखो भाई चैट बॉक्स में, रिकवरी के बाद कहा शुरू क्या होगा, समझ गए हो तो बताओ। एक्सपेंशन, बिल्कुल विवेक, सही बात है, फिर से एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, सब लोग समझ गए, यह सबसे जरूरी। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। एक दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है, इस प्रकार से समझ लीजिए, एक्सपेंशन शुरू हुआ, इसको कहते हैं पीक, इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है, तो पीक और ट्रफ। तो एक्सपेंशन शुरू हुआ, पीक पे पहुंचा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इकोनॉमी का, नीचे आया, ट्रफ में आया, ट्रफ के बाद फिर से रिकवरी हुई, फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से चलता रहता है।
अब इसमें तुम हमको बताओ कि अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना बात, यहाँ पे स्टैग्नेंट होती है ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ वो वहां स्टैग्नेंट होती है, तो क्या सही बात है कि गलत है? वो तो पीक है ना। लिखो, सही है तो यस लिखो और गलत है तो नो लिखो। हम कह रहे हैं पीक पर जो है क्या इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो सकती है? जब पीक पर हो तो क्या इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो सकती है? इसका सही है और गलत में लिखो, कंसेप्ट तो क्लियर हो, समझ में तो आवे, समझे क्या हो। रमाकांत भाई बोल रहा है कि यस। सरिता समृद्धि सब लोग यस ही बोल रहा है यार, तो मजा ही नहीं है, तो पूरा खेल ही खराब कर दिया तुम लोग, तो हमसे भी समझदार हो गए, तो हमारा पूरा सरप्राइज ही मिटा दिए तुम। चलो ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है, यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पॉइंट है। देखिए यहाँ स्पीड तो ये है ना, ग्रोथ की जो रेट है, ग्रोथ रेट तो यहाँ ज्यादा होगी ना, यहाँ पहुंचने के बाद तो रुक ही जाएगा जब उसको वापस आने का समय हो गया, तो इसलिए ग्रोथ वहां स्टैग्नेंट, ये काउंटर इंट्यूटिव है। अगर आपने ठीक से माइंड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपको जनरली लगेगा अगर पीक पे तो बहुत ग्रोथ होती होगी, नहीं भाई, वो पीक इसीलिए है क्योंकि जितना ग्रो होना था हो गया, और यहाँ पे आके स्टेग्नेशन हो ही जाता है। तो स्टेग्नेशन वहां ही नहीं, यहाँ भी होगा। ये दोनों पॉइंट, पीक और ट्रफ के जो पॉइंट्स है वो स्टेग्नेशन वाले पॉइंट, समझ गए? क्लियर हो तो बताओ भाई। यस, यस, उस शॉर्ट फेज के लिए स्टैग्नेशन होगा। ठीक, तो स्टैग्नेशन के बाद या तो रिकवरी होती है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक, ये भी क्लियर होगा आपको, बहुत अच्छी बात है। ये वाला चित्र आपको याद ही होगा कि ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुई थी, और लगे हाथ बता देता हूं आपको कि ग्रेट डिप्रेशन का एक्चुअली जो कीनीजियन आइडियाज थे उनको बहुत ही सिंपल वे में हम अगर समझें एक सिंगल एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो ये है दोस्त। देखिए उस समय की जो सिचुएशन थी वो ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशन थी, ठीक है। ट्रेड यूनियंस क्या नहीं करने दे रहे थे? ट्रेड यूनियंस जो है वो लेबर की डिमांड के, देखिए भाई लेबर भी एक प्रोडक्ट है। अब आप इतनी मेच्योरिटी तो इकोनॉमिक्स में आपको आ ही चुकी है कि हम लोग तो आइडिया को भी गुड्स बना देते हैं, कि ये आइडिया भी समझो गुड्स है, अच्छा आइडिया है तो बिकेगा, बुरा है, समझ गए बात को। इसी प्रकार जो वेजेस हैं, वे लेबर है, जो लेबर भी तो गुड्स है ना। लेबर मार्केट में लेबर कम है, मार्केट में लेबर ज्यादा है, तो लेबर भी तो एक गुड्स की तरह है, सर्विस है, मतलब कह लीजिए एक सर्विस है। तो उसकी सप्लाई और डिमांड को वो भी रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा? जो डिमांड और सप्लाई के रूल्स हैं उसको भी फॉलो करेगा। तो आप बताइए कि अगर मार्केट में लेबर की सप्लाई बढ़ जाए तो वेजेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मजदूरी पे। मजदूरों की संख्या बढ़ जाए तो मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा रमाकांत, बिल्कुल सही, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भाई। चलो सब लोग समझते हैं, ठीक, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो सही बात है कि अगर लेबर की सप्लाई बढ़ जाए तो वेजेस कम हो जानी चाहिए, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन और पॉलिटिक्स ये बहुत स्ट्रांग हो तो वेज कम होने देगा? तो ये डिसरप्टर है कि नहीं है? डिसरप्ट कर रहा है कि नहीं? मार्केट को डिसरप्ट करेगा ये वाला फैक्टर, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो भाई डिसरप्ट करेगा अगर मार्केट, यही इसी तरह की सिचुएशन हो रही थी। यहां तक तो आप समझ ही गए, इस चार्ट को मैं दोबारा नहीं समय नष्ट कर रहा हूं आपका। ये तो आप जानते हैं कि भाई इस जो डिप्रेशन हुआ वो हुआ क्यों, तो इसलिए डिप्रेशन हो गया। या चार्ट देख लेंगे समझ जाएंगे। और अच्छा कुछ लोग नए भी होंगे ना, उनको मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि उस समय अमेरिका में क्या हुआ था, उस इकोनॉमीज में क्या हुआ कि जो बैंक से कर्जा ले लेके लोग जो है रियल एस्टेट में लगा दिया सब, जितना भी बिल्डर उल्डर था सब लोग रियल एस्टेट में लगा दिया भाई। और जो खरीदने वाला था वह बैंक से लोन लेकर जो है घर वर में पैसा लगाने लगा। इन्वेस्टमेंट ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, मार पैसे पैसा उसमें सब खूब ज्यादा ब्लॉक हो गया। जब इतना हो गया तो फिर डिमांड लो हो गई, उस समय डिमांड डिमांड लो हो गई फिर, कि जब तो ओवर सप्लाई हुआ जा रहा है तो फिर उतने लोग ही नहीं है खरीदने वाला। ये दोनों चीजें जब कंबाइंड हो गई तब जो है वो प्राइसेस गिर गई बुरी तरह से। ये तो नियम नियम नहीं है, क्या बोलते हैं, मांग और आपूर्ति का नियम यही तो है, डिमांड सप्लाई का, कि सप्लाई आप बढ़ा दोगे जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, या फिर जो है सप्लाई ओवर हो जाएगी तो गिर ही जाएगा, प्राइसेस गिर जाएंगी। सिंपल से सप्लाई बढ़ाओगे तो प्राइस गिर जाएगा, अभी तो बोल रहे थे आप।
अभी आप वही बोल रहे थे ना, लेबर बढ़ जाएगा तो मजदूरी कम हो जाएगी, तो कोई भी चीज बढ़ा दी सप्लाई तो उसका प्राइस गिर गया प्राइस। जब प्राइस गिर गया तो जो है वो खरीदने वाला ही कोई नहीं। अब जब खरीदने वाला कोई नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम होने लगी। जो रियल एस्टेट वाले लोग थे, जो इतना पैसा खर्चा, इतना कर्जा उठा के जो बनाए, तो कोई खरीदने ही वाला नहीं है। लोन डिफॉल्ट होने लगे, लोग लोन का डिफॉल्ट करने लगे, इस तरह की चीजें आ गई। ठीक है, बैंक रन होने लगे, सब लोग जो है लाइन लगाने लगा कि चलो दौड़ो बैंक चलते हैं, अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ये सब तरह की चीजें होने लगी। ठीक है, इससे क्या हो गया कि बैंकों के पास कैश का स्टॉक कम हो गया, पब्लिक के पास कैश कम हो गया, बैंक लोग सतर्क हो गए कि अरे कोई भरोसा नहीं, दो मत, अभी वो लेकर भाग जाए, कुछ हो जाएगा। फिर मनी सप्लाई इसलिए गिर गई, मार्केट में मनी सप्लाई गिर गई, मनी सप्लाई गिर गई तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। वही बात, वही वही लॉजिक है। इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी। तो मनी का सप्लाई, समझ गए बात? तो जब मनी का सप्लाई कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। फिर इस प्रकार से कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इस सब पर बुरा प्रभाव पड़ा और वो कम हो गया। उसका ही एक दूसरा पक्ष देखिए, फैक्ट्री के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन सेक्टर के हिसाब से देखिए कि ट्रेड यूनियंस वगैरह के कारण क्या होता था कि वेजेस जो है वो एक लेवल से नीचे नहीं गिरने देगा। नेतागिरी हल्ला हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। उसके मेरिट और डिमेरिट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ खाली, बस वो सही गलत का फैसला मुझे नहीं करना। फिर वेजेस, इससे होगा क्या कि मार्केट में लेबर की जो डिमांड है उसके हिसाब से वेजेस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी गुड्स या कमोडिटी या सर्विस का की प्राइस जो है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। यही हम पढ़े हैं ना, प्राइस मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं ना भाई। लेकिन इसके केस में अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, यानी जैसे ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स आ जाए, तो फिर ये एडजस्टमेंट करने नहीं देगा। वो बोलेगा कि इससे नीचे नहीं कर सकते या इतना आपको फिक्स रखना है, इस तरह की बात आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट अपने पोटेंशियल से नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप सोच कर देखो कि फर्जी पैसा देना पड़ रहा है ना उसे। आप समझिए मेरी बात कि जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसको फर्जी हायर अमाउंट कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है ना। एफिशिएंसी सफर कर रही है कि नहीं कर रही है? तो एफिशिएंसी सफर कर रही है। इस प्रकार आउटपुट में जो है और एम्प्लॉयमेंट में क्या उसमें होता क्या, अभी डिटेल में नहीं, बाद में मैं बताऊंगा आपको कि जो लोग सक्षम है, जो लोग पहले से लगे हुए हैं काम में, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन बाहर तो सप्लाई ज्यादा है मार्केट की। जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है उनके लिए तो ठीक है, चलो उनको पैसा मिल रहा है। जो नहीं है, मार्केट में सप्लाई उनकी ज्यादा है, तो जब पैसा सारा इधर देना पड़ रहा है तो उनको कौन देगा? बहुत सारे एंगल आ जाएंगे। अंततः इफेक्ट क्या होगा कि जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा कुल मिलाकर, और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट सफर करेंगे, एफिशिएंसी सफर करेगी, तो होगा कि एग्रीगेट डिमांड है, यानी मार्केट की जो टोटल डिमांड है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड नीचे गिर जाएगी और ये एक साइकिल जैसी बन जाएगी, आपस में एक विशियस सर्कल बन जाएगा। और ये विशियस साइकिल अपने आप को फीड करती रहेगी, फीड करती रहेगी, और डिप्रेशन की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। सिर्फ इस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस लिमिटेड, इस सीमित समस्या के समाधान के लिए सिर्फ कीन्स महोदय जो थे उन्होंने एक दवाई बताई। उस दवाई को एक लाइन में बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कि अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है इसलिए डिमांड एग्रीगेट डिमांड गिर गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ऐसी सिचुएशन में एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में स्टेप इन करे, स्पेंडिंग करे। और जैसे गाड़ी धक्का लगा के नहीं स्टार्ट कर देते, एक बार धक्का लगा के स्टार्ट कर दो, धक्का प्लेट बोलते हैं ना, एक बार धक्का लगा के स्टार्ट कर दो फिर चल जाएगा। तो ये वो स्थिति है कीन्स ने उसके लिए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा पूरा रास्ता पर धक्के लगाते हुए ले जाया जाए। जब स्टार्ट हो गई है तब भी उसको बोलो कि न्यूट्रल में रखो, धक्का लगा तो रही है, ये नहीं था मतलब। You understand my point? That prescription was to eradicate this particular malady for a particular time phase. एक टाइम फेज के लिए था, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो रेमेडी थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें सब कुल मिलाकर हो रहा, पैसा कम पड़ रहा है ना, तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा डाल दे इसमें, तो पंप कर दे जैसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट अगर पैसा पंप कर देगी थोड़ा सा, तो इकोनॉमी थोड़ा वही साइकिल जो है वो चल पड़ेगी। वो याद है ना, आइसा ट्रैक्टर, पुराना आइसा ट्रैक्टर कोई देखा है? पुराना आइसा ट्रैक्टर जो होता था उसके आगे जाके वो हत्था लगा के स्टार्ट करना पड़ता था, एक बार कर दो तो फिर वो चलता जाता था। तो उसी हत्थे की बात हो रही है। कीन्स महोदय ने कहा कि ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इस तरह से अगर कर दी जाए तो एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे बैक टू ट्रैक लाया जा सकता है,
और फिर उसके बाद इकोनॉमी चल पड़ेगी। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ, इसीलिए उनके विचार जो है वो सम्मानित है, और वो one of the if not the one of the most famous and most revered economists of the world, इसीलिए है वो। तो उन्होंने कहा कि और ये पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा सा भाई टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और क्या, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ये इट वाज एन इकोनॉमिक प्रपोजल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्मगलिंग ऑफ पॉलिटिक्स इनटू इकोनॉमिक्स। ये लाइन मैंने क्यों बोली, मैं आपको बता देता हूं। एसए का पेपर देखे, एसए का पेपर देखे होंगे, इसी साल का था ना वो, जो सर्कुलेट हो रहा है सब जगह, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, इस सब टाइप की चीज इसी साल थे ना शायद। तो ये एसए का पेपर आया हुआ है। मैं कुछ व्यस्तताओं के कारण अच्छे से बैठ नहीं पाया, वी विल डू दैट होमवर्क, डोंट वरी। लेकिन मैं बता रहा हूँ खाली फिलोसॉफिकल टाइप के कितने सारी चीजें आप पूछी जा रही है, देखिए एनालिटिकल फिलोसॉफिकल चीजें पूछी जा रही है, इसलिए आपको मैं ये सब बोलता रहता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके माइंड इग्नाइटेड रहे और थोड़ा सा आप थोड़ा सा एबव एवरेज सोचना शुरू करिए, सिर्फ एवरेज पर मत रुकिए, एबव एवरेज शुरू करें। तो यहाँ तक इकोनॉमिक्स है, देखो ध्यान से समझो, यहाँ तक इकोनॉमिक्स थी जहां तक उन्होंने बताया ये। उसमें पॉलिटिक्स का एंगल स्मगल ऐसे हुआ दोस्तों कि उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था इन सभी इकोनॉमीज ने, उसको सबसे बड़ा डर किस चीज का सता रहा था मालूम है? कि कहीं कम्युनिज्म एक अल्टरनेट मॉडल की तरह नहीं आ जाए, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, और फिर ये कहीं नहीं अल्टरनेट मॉडल जो यूएसएसआर का था, कम्युनिज्म का जो मॉडल था, उसकी एक्सेप्टेंस और अपील कहीं बढ़ नहीं जाए। इसलिए कीन्स साहब ने जो आइडिया दिया था, जो कि प्योरली एक इकोनॉमिक आइडिया था, इकोनॉमिक्स वाला आइडिया था, वो पॉलिटिकल अंडरटोन्स में कैसे आ गया, पॉलिटिकल जो है वो कलर उस पर कैसे चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया कि टैक्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टैक्स लोग सह लेंगे बर्डन, लेकिन ये कीन्स वाला जो आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग कम्युनिज्म के तरफ जो है आदर्श रूप में देखने लगे और वो आके यहाँ छा जाए हमारे भी सोसाइटीज पर। समझ गए बात? तो उसका ये एंगल था एक्चुअली। और दिक्कत ये हुई कि ये चीज इतनी लुभावनी हो गई कि फिर उसको बना ऐसे ही जारी रखा गया, हमेशा हमेशा इसको जारी रखा गया। और बहुत सारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी उनसे ये आइडिया इम्पोर्ट लोगों ने दिखा भी दिया। ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ये सब बाहर आ गए, तो इसलिए बाकी लोगों ने उनकी नकल भी की खूब जम के कि हाँ सही है मॉडल, बिना इस चीज को देखे हुए कि क्या वो कंडीशंस हमारे यहाँ अब भी हैं जिन कंडीशन के लिए दवाई बताई गई थी। अगर कैपिटल, आप हमको बताओ जरा सोच के, हाँ और ना में जवाब देना, ठीक है? कैपिटल और लेबर अगर ये दोनों सरप्लस में हो, तब क्या कीन्स के आइडिया का रेलेवेंस है कि कैपिटल की भी कमी नहीं है और लेबर भी खूब अच्छा है, तब भी क्या उसकी जरूरत है? नहीं है। और अभी पिछले कई दशकों से यही है, वर्ल्ड का जो ट्रेंड है वो यही है, दैट कैपिटल एंड लेबर बोथ आर इन सरप्लस, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे आर इन सरप्लस, एंड दैट इज व्हाई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप क्यों ढो रहे हो उस बर्डन को। बर्डन इन द सेंस कि हमारा बर्डन, कीन्स साहब का आइडिया बर्डन नहीं है, हमारे लिए वो अननेसेसरी बर्डन हो सकता है। तो यही हुआ। अभी आगे देखिए ना, इंडिया का पर्सपेक्टिव देखिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी कि स्टेट लेड अगुवाई करेगा, जो राष्ट्र है वो अगुवाई करेगा, ठीक है, और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 5 ईयर प्लान। इसी को अचीव करने के लिए, इन्हीं दोनों को अचीव करने के लिए 5 ईयर प्लान बनाए गए, सब लोग जानते हैं इस चीज को। और वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का भाई, जहां पर कमांडिंग हाइट्स की बात की गई थी कि हम भी कमांडिंग हाइट्स अचीव करेंगे। ये यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट है ना एसेंशियली, जहां तक मुझे ध्यान है। कमांडिंग हाइट्स का मतलब समझे ना, कि स्टेट जो है, जो सरकार है स्टेट, वो कमांडिंग हाइट्स पे रहेगा, ऐसी हाइट्स पे जहां से कमांड कर सके, ठीक है, उसको कमांड करेगा, इकोनॉमी को डायरेक्शन देगा वो। क्या बोलते हैं, सत्र ना, कांग्रेस को सत्र ही बोलते थे ना, सेशन कांग्रेस का जो, हाँ ठीक है। तो इस सेशन में कमांडिंग हाइट्स 1955 के आसपास की बात है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मुझे याद नहीं होता है, यू हैव टू चेक इट। तो कमांडिंग हाइट्स की बात की गई, इन दोनों के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट लेड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट आया गया। उसके लिए क्या जरूरत हुई?
ये इस चीज को, इस ऑब्लिगेशन को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? दो चीजों की जरूरत पड़ेगी कि आपकी इकोनॉमी में भाई सरकार पैसा कहां से लाएगी? आप खुद ही सोचो। सरकार कहती है ये करेंगे वो करेंगे, वो तो ठीक है, कहां से लाओगे पैसा? पैसा कहां से लाइएगा? पैसा तभी आप मोबिलाइज, आपको रेवेन्यू मोबिलाइज करना पड़ेगा ना। सरकार का अपना तो कोई स्रोत है नहीं। आप तो अभी अभी जो है वो जिसे कहते हैं कि आजाद हुए हैं, अभी स्वाधीनता प्राप्त की है आपने। आपका कोई ऐसा तो लेगेसी वेल्थ तो है नहीं कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपना सारा चीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो आपको रेवेन्यू मोबिलाइज करना पड़ेगा ना। तो रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ? कहां से पैसा लेंगे? पब्लिक से लेंगे ना, डोमेस्टिक सेविंग से लेंगे ना। पब्लिक सेविंग का तो अभी सवाल ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पब्लिक सेक्टर की सेविंग का तो अभी सवाल ही नहीं है। अभी तो अभी तो उदय हो रहा है वो, तो उस समय उसका तो प्रश्न ही नहीं था। तो फिर कहां से पैसा आएगा? डोमेस्टिक सेविंग से आएगा। उसके लिए जरूरत क्या है कि डोमेस्टिक जो सेविंग का रेट है बहुत हाई। याद आया सबको? हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो सक्सेस रहा है, जो कोरिया, जापान, ये सब जो रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि डोमेस्टिक जो सेविंग है उसका रेट जो है वो 30% 39% हो चुका है। सबको याद आ गया होगा, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए कि आपके जो डोमेस्टिक सेविंग है वो बहुत अच्छी हो, और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर है जो वो इन्हीं सेविंग्स को मोबिलाइज करे, और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंट्री में हो रहा है उसका एक डोमिनेंट पोर्शन पब्लिक सेक्टर का हो। यही नेहरू मालनोबिस मॉडल है ना भाई। 5 ईयर प्लान यही तो करते हैं कि हर से इकट्ठा किए एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसको सरकार लगा रही है, ठीक है। अगर सरकार इस चीज को न करती तो व्हाट वुड हैव बीन द अल्टरनेट पॉसिबिलिटी? What would be the alternate possibility? That the investment taking place in the economy will be private investment predominantly. Do you understand this point? Do you understand this? That the pool of savings available in the economy, and obviously the major source of that pool of savings is domestic saving. That pool of saving is there in the economy. If government chooses to become a dominant player, then the government mobilizes those savings and then uses those savings according to its own ideology and its own future plans, that is 5 year plans. यही तो है। तो क्राउडिंग आउट हुई कि नहीं हुई? बताओ। एक तरह से आपने वो जो मोबिलाइज कर ली सेविंग्स, प्राइवेट सेविंग्स सारी मोबिलाइज कर ली, डोमेस्टिक सेविंग्स, और उसको आप डोमिनेंट प्लेयर की तरह लगा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यस, कि जो मेन इन्वेस्टमेंट का जो की एजेंसी है वो गवर्नमेंट है। अब इस पूरी इकोनॉमी में द मेन इन्वेस्टर इज गवर्नमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर बिकम्स द मेन इन्वेस्टर। इज दैट ऑल राइट? अंडरस्टूड? ठीक। तो पब्लिक सेक्टर वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसके लिए ये जो ऊपर बातें कही गई हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक तो डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट खूब हाई होना चाहिए, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर है वही मेजर प्लेयर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। यही उनका विजन था। अच्छा भाई, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। फिर भाई गड़बड़ाया कहाँ? देखते हैं आगे बढ़ते हैं। दिस मॉडल नेसेसिटेटेड डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमी, यस फाइन। बाय दैट टाइम यूरोपियन अमेरिकन इकोनॉमीज हैड सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द होना चाहिए, ठीक कर दूंगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन बैटलिंग द ग्रेट डिप्रेशन। और उस समय तक दो घटनाएं हो चुकी थी महत्वपूर्ण। एक तो लोग, वो सारी इकोनॉमीज द ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने लगे थे, बाहर आ चुके थे। 1950 की हम बात कर रहे हैं ना भारत के लिए। तब तक वो तो बाहर आ ही चुके थे सारे के सारे। किस फॉर्मूले से? अब आपको रिलेट कर ले जाएंगे। कीन्स वाला जो फॉर्मूला था कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट को मेजर रोल उठा के स्पेंडिंग करनी चाहिए ताकि जो है लोग इकोनॉमी जो हो आगे रन कर सके। तो वो प्रूव हो चुका था, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला माना जाने लगा था। एक दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उससे जो एक्सपीरियंस हुआ कि गवर्नमेंट बात सिर्फ स्पेंड करने की नहीं है। देयर आर सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी इन व्हिच गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट, फ्री हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। जो कि आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो क्या है वो? पब्लिक गुड्स है ना, पब्लिक गुड्स है। हाँ, और ये डेफिनेशन आप नहीं भी जानते हैं पब्लिक गुड्स वगैरह की, तो भी सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो लोगों को इसके महत्व का एहसास हो गया कि सरकार को भैया उतरना पड़ेगा मैदान। ये दो महत्वपूर्ण जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स थे, जिसे कहते हैं द बर्डन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो बर्डन ऑफ एक्सपीरियंस था उसने फिर आगे की दिशा को जो है निर्धारित किया, और सरकार ने, यानी भारत की जो पॉलिटी, इंडियन जो पॉलिटी है
उसने 5 ईयर प्लान वाला जो मॉडल है वो अपनाया। और इस प्रकार ये 5 ईयर प्लान ही तो हैं जिनका फुलफिलमेंट करने के लिए सारी बतकही हम कर रहे हैं। बजट जो महत्वपूर्ण क्यों बन गया, बजट महत्वपूर्ण प्रोसेस क्यों बन गई, क्योंकि 5 ईयर प्लान को कहां से पैसा आएगा और कैसे जाएगा। प्लान एक्सपेंडिचर सुना होगा आपने, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इस तरह के टर्म सुने होंगे। तो ये तभी तो है, 5 ईयर प्लान से ही तो इसका संबंध है। ठीक, हाँ। और उम्मीद क्या की गई भाई, इसके पीछे एक और उम्मीद भी थी। लोगों ने ये भी तो पॉइंट उठाया कि अरे इकोनॉमिक ग्रोथ करते जा रहे हैं, सोशल ग्रोथ का क्या होगा जी? सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, सोशल जो है जैसे कहते हैं अपलिफ्टमेंट, एलिवेशन, थॉट, आइडियाज, हैप्पीनेस, इस सब का क्या होगा? तो बोले ये उम्मीद है हमारी कि वो ट्रिकल डाउन कर जाएगा। जब स्टेट लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे उसके जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और बेनिफिट्स हैं वो धीरे धीरे सोसाइटी में ट्रिकल डाउन कर ही जाएंगे। लोगों के जीवन का स्तर और उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यह पूरा नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी है, जान रहिएगा। इंडिया ने इस तरह से काम शुरू किया, इसलिए बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा परिप्रेक्ष्य जानना जरूरी है आप। तो आज हम और आप अगर पढ़ना चाहें गवर्नमेंट बजटिंग को, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक तो 110 से 114 तक जो आर्टिकल्स हैं वो संविधान के, 265 और 266। ठीक बात है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यही है। 110 से 114 तक क्या क्या है बताइए जरा। चलिए 110 में क्या है? बताइए, आप लोग संविधान पढ़े हुए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, तो बताइए, लिखिए जल्दी चैट बॉक्स में। अब ये आप समझ पाए जो हम कह रहे हैं, बात समझे? हाँ, कि ऐसे इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब आपस में जुड़ना चाहिए। ठीक बात है। 111 में क्या है लिखिए चैट बॉक्स में। 112 में क्या है? अब ये सब चीजें देखो भैया, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। हाँ ठीक बात है, ठीक बात, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। आपको एक ट्रिक और एक टिप बता देता हूं, बहुत काम आएगा आपको। वो कितने टोटल कितने वो आर्टिकल होंगे, जोड़ दीजिए पूरा पॉलिटी में, पूरे संविधान में कितने ऐसे आर्टिकल होंगे आपके हिसाब से? संख्या बताइए जरा, चैट बॉक्स में आप संख्या लिखिए। ऐसे कितने आर्टिकल्स होंगे जो 90% ऑफ द टाइम्स वही बार बार पूछे जाते हैं, या उन्हीं के बारे में देश में चर्चा होती है, या हमारे आपके बीच चर्चा होती है? कितने होंगे इसे बताओ, लिखो चैट बॉक्स में, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना। बियर बेयर एक्ट लेके बैठे हुए हैं, पलट रहे हैं पन्ना, कुछ जो है उसका कोई जो है मटेरियल बेनिफिट है ही नहीं। कितने होगा? नहीं नहीं, और बढ़ा देते हैं पंकज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेट्स बी जेनरस, लेट्स बी जेनरस। भाई आपको मौलिक अधिकार और ये सब तो जानना ही पड़ेगा ना। 50 वो रख लीजिए, और 20-25 और रख लीजिए। ठीक, 50 वो हो गए, 50 और रख लीजिए, 100 टोटल। संविधान में टोटल जो आर्टिकल वो 100 अगर आपको आ जाए, 100 भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, 50-60 में ही काम हो जाएगा। इनको अगर आप अच्छे से समझ लें तो हो गया, यही घूम घुमा के ही पूछे जाते हैं। बाकी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ही नहीं, उनको कहां मैं याद करने को कह रहा हूं। तो ये 50-60 आपको जुबान पे होने चाहिए भाई। लोग गलती क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पलटते रहते, देखते रहते। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, इट्स रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी प्रिसाइज। तो इसलिए आप प्लीज ये काम करिए। बजट हो गया, वित्तीय संबंध, राज्य और केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित जितने भी हो गए आर्टिकल सामने दिख ही रहा है। फिर इस तरह के जितने जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले उठा के चेप दीजिए, पूरा याद कर डालिए, उसमें नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए। यही सब तो आप आंसर में आपके जब दिखेंगे ये सब 2-4 चीजें, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा ना। ये कितनी आसान ट्रिक है। हम आपको बता रहे हैं कि एक दिन पढ़िए, 3 दिन लगाइए, टोटल 15 45-50 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। फिर उसको एक हफ्ता बाद देख लीजिए, फिर उसको 1 महीना बाद एक बार और देख लीजिए, फिर उसको 3 महीना बाद देखते रहिए। क्वार्टरली एक बार देखिए खाली बस, और आपको याद रहेगा। दैट्स द रियलिटी। चार्ट बना के रख लीजिए सामने,
उस चार्टवा को जो है आज अगर पढ़ा है तो एक हफ्ता बाद, फिर एक महीना बाद, फिर एक तिमाही बाद, और उसके बाद तिमाही तिमाही उसको देखते रहिए, हो गया काम। ऐसे किया जाता है भैया, प्रोफेशनली तैयारी करनी पड़ेगी। तो वापस आ जाता हूँ, कहने का अर्थ है सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया। आर्टिकल 265 आप जानते ही हैं, 266 आप जानते हैं। आर्टिकल 265 का जो सार है वो क्या है? उसका सार यही सामने लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स जो है वो बिना अथॉरिटी के, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के, लॉ की अथॉरिटी के जो है वो नहीं इम्पोज किया जा सकता। आर्टिकल 266 क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर का भी यही हाल है कि पैसा खर्च भी करना चाहे आप तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है। बजट जब प्रस्तुत होता है दोस्तों, बजट, तो कितनी सारी चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, देखिए आपके सामने है। बजट जब प्रेजेंट किया जाता है तो आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप बजट बजट बोलते हैं ना, वो यही है, समझे बात? जो बजट बजट हम लोग कह रहे हैं वो यही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल, 4 ये हो गए। ठीक, ये सीधे संविधान से हो गए। देखिए समझते जाइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं? लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है बजट का इंडिया में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए लॉ, लेजिस्लेशन का पार्ट, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल। ये बात नहीं जानते हो तो बता देते हैं। देखो, जब कानून बनाया जाता है, ठीक है, कानून जब बनाता है, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर मान लीजिए लेके जा रहे हैं, कोई बिल लेके जा रहे हैं कि हम ये पास करवा के इसको कानून बनाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके एक नोट लगता है, उसको एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बोलते हैं। उसमें डिटेल में चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये देश में, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, कि देश में ब्लैक मनी एक्ट मान लीजिए लाया गया होगा, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में क्या होगा कि देश में जो है वो काले धन की समस्या जो है वृहद रूप से व्याप्त है, इसमें ये परेशानियां आ रही हैं, 40% जो है वो ब्लैक इकोनॉमी है, ये है ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, बैकग्राउंड होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है, वो इसी में होता है, मेमोरेंडम में। इसको मेमोरेंडम बोला जाता है। ठीक, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। तो किसी भी एक्ट का एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम क्या होता है? बिल का, एक्ट क्यों कह रहे हैं, बिल कहिए ना अभी, जो बिल प्रेजेंट किया जा रहा है उसके पीछे की जो कहानी है वो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में होती है। ठीक है। फिर और क्या आता है? छठा डॉक्यूमेंट क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक, अच्छा ओके, इट मे हैव बीन आस्क्ड, यस यस समृद्धि, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल। तो वो जो फाइनेंस बिल है, सॉरी वो तो हो ही गया। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये तो आप जानते ही होंगे, एफआरबीएम एक्ट 2003 वाला जो 2004 से जो चालू है, तो उसके तहत भी कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं। क्या क्या? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इतनी चीजें और फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट के सामने टेबल करनी पड़ती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे मेरी बात को? एफआरबीएम क्यों लाया गया था? अभी खैर वो टॉपिक नहीं है, आगे पढ़ाते हैं हम, लेकिन इतना तो जानते होंगे कि एफआरबीएम का टोटल सार क्या है कि भाई प्रूडेंटली कमाइए और खर्च करिए, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखिए, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल में रखिए, ठीक तरह से करिए, हर साल हर क्वार्टर देखते रहिए पैसा फर्जी तो नहीं कहीं खर्च हो रहा। यही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सरकार। उसके तहत इसीलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। भाई हर साल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार जो है, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब सरकार, जो भी सत्ता पक्ष की सरकार, जो सरकार है, तो वो पूरे पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होगी, आंसरेबल होगी। उसको बताना पड़ेगा कि ये पैसा ऐसे खर्च हुआ, ऐसे खर्च हुआ, फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार एक्सपेंडिचर बजट जो होता है, बजट एक्सपेंडिचर साइड जो होता है, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में प्रेजेंट किया जाता है। रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट और रिसीट बजट समझ गए होंगे ना, एक्सपेंडिचर और रिसीट साइड हो गए। फिर बजट एट ए ग्लांस, एक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया जाता है जल्दी जल्दी में, जिसे कहते हैं नटशेल में, एक जो है वो बजट एट ए ग्लांस। फिर हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या क्या है वो, और स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनाउंसमेंट मेड इन फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल जितना जितना बदकही किए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पर, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ भी अनाउंस किया था उसका आज स्टेटस क्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। और फिर इसके साथ होता है फाइनेंस मिनिस्टर का अपना स्पीच, कि उनको क्या बोलना है, वो अपना तैयार करते हैं। ठीक है, समझ गए बात? ये बजट के प्रेजेंटेशन का कि इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं।
ये है बजट प्रेजेंटेशन। फिर कहाँ गया वो, ये देखिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार हम कहते रहते हैं और आज मेंस में भी पूछ लिया, वो क्या है, क्या बात है वो कही जा रही है। देखिए ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, मुख्य रूप से 3 इसके हिस्से होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित स्टेटमेंट, आखिर ये सब जो बात किया जा रही है वो उसके मनी टर्म्स में देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में तो आप समझ गए, अब एक्चुअल इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटी के टर्म्स छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक के टर्म्स में समझिए कि ये सब किसका लेखा बही है। बजट किस चीज का लेखा बही है भाई, किसका लेखा जोखा है। तो जितने फंड गवर्नमेंट के हैं उसमें कितना पैसा आया कितना गया, यही यही तो होगा। आप घरे में देख लीजिए, घरे में देख लीजिए, सैलरी आती है जो है, तो सैलरी जो आती है वो बैंक में अकाउंट में गया, बैंक अकाउंट से कितना खर्चा हुआ, यही तो है। इसी प्रकार सरकार के जो फंड्स हैं उनका आवाजाही, उसमें जो जो भी आया और जो गया, इनकमिंग और आउटगोइंग, इनका अगर लेखा जोखा कर दिया है तो वही बजट हो गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही हो गया। तो यही तो मुख्य अकाउंट है भाई, इसमें कुछ आपको किसी को कंफ्यूजन है? सरकार के जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो क्या फंड्स जो होते हैं वो क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड। कोई शक? आई थिंक दिस शुड बी फेयरली क्लियर टू एवरीवन। यही 3 फंड्स हैं जिसमें से आवाजाही जो पैसे की जो है उसको पोर्ट्रे कर दीजिए, उसको प्रेजेंट कर दीजिए, बजट हो गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही कह लीजिए, उसी को कहा जाता है। तो हम आपसे पूछे कंसोलिडेटेड फंड जो है वो सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसी उसके यही 2 पार्ट तो हुए जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कि रेवेन्यू बजट होगा और कैपिटल बजट होगा। 2 तरह के होते हैं भाई रिसीट्स, तो जितनी तरह की रिसीट्स उतने तरह का बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग पढ़ ही चुके हैं इस चीज, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर है एकदम। इसके जो कंपोनेंट्स थे वो याद है आपको, इसमें हम देख चुके हैं, रुको फिर से दिखा देता हूं आपको। यही में रहा ना शायद जो हम लोग वो करते रहे हैं, ये देखो। बस अंतर कितना, अंतर प्रेजेंटेशन का है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, अंतर प्रेजेंटेशन का है। इसको हम घुमा के ये पूरा जो है, ये पूरा उठा के इधर ले आवे और इसको इधर कर दें, भाई इतना ही अंतर है भाई। तो ये रेवेन्यू साइड हो गया या कैपिटल साइड हो गया, समझ गए? ऐसे भी कहा जा सकता है, चाहिए तो रेवेन्यू कैपिटल वाइज उसको कर दीजिए और चाहिए तो इनकम और आउटगोइंग के हिसाब से कर दीजिए, तो सिंपल है, मैं आपको दिख ही रहा हूँ। तो देख लीजिए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंड, जब कोई बोले कि जो रिसीट बजट है, रेवेन्यू बजट है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो बताओ कि नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर साइड में चले जाइए तो इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, ग्रांट, सब्सिडी, यही बता, हो गया, मेंस का आंसर रेडी। तो इस लेवल पर भी बहुत उदाहरण खाली दे देना है, तो यही मेंस का आंसर है जो पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई, यहां तक ये बात हो गई। अभी तक हम क्या समझे, वापस आइए, आपको बार बार क्यों मैं कराता हूँ, ताकि कंसेप्चुअल चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए। देखिए फिर से देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि 3 तरह के अकाउंट्स हो गए, कंसोलिडेटेड फंड का अकाउंट, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड। ठीक है, हम जो अभी तक बात बजट बजट करते आए हैं वो यही है। ये देखो, ये इतना हिस्सा है, ये है जो बजट बजट हम लोग कर रहे हैं, इतना सारा। मुख्य रूप से जो हमारी परसेप्शन है वो बजट ये है। कंसोलिडेटेड फंड में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस हो गया वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, यही तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा भाई। आप समझ में आया? और इन दोनों का जो डेफिसिट है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है उतना पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन आप समझ लीजिए। और इन दोनों डेफिसिट को जोड़ दिया जाए तो क्या, कौन सा डेफिसिट हो जाएगा, लिखो चैट बॉक्स में, देखेगा पूरा मिटाए ना दो, समझ पाए होगे तभी लिखोगे। इस साइड का जो डेफिसिट है और इस साइड का डेफिसिट दोनों जोड़ देंगे तो कौन सा डेफिसिट बनेगा जी? यानी, हाँ चलो चलो बचा लिया, आदित्य बचाया, इज्जत बचाई थोड़ा, नहीं नहीं जया नहीं, गड़बड़ाओ मत। टोटल ओवरऑल ओवरऑल देखो ना, ओवरऑल पूरे बजट का ही डेफिसिट हो गया ना। ये तो यस, फाइनल डेफिसिट नहीं कहेंगे रमाकांत, उसे बजट डेफिसिट कह लीजिए, है ना, बजट डेफिसिट कह लीजिए, फाइनल डेफिसिट या ओवरऑल डेफिसिट कह लीजिए, चलिए ओवरऑल डेफिसिट कह लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये बजट डेफिसिट हो गया। जया, हम क्लियर करना चाहते हैं आपको, हम एक भी अपने किसी भी बच्चे का कंफ्यूजन नहीं रह जाए।
जया तुम वापस लिखो चैट बॉक्स में कि तुम्हें क्लियर हुआ कि हम क्यों इसको फिजिकल डेफिसिट नहीं कह रहे हैं। और अगर यही मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, पूरी तरह से नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन मैं इसी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको सूत्र की तरह न समझ लीजिएगा, लेकिन देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, देखिए भाई, इनके इनके बीच का डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक। ये प्लस ये माइनस ये और ये, यानी इनके इनके बीच का डेफिसिट कैपिटल डेफिसिट कह लीजिए, ऐसा कहते नहीं, ये टर्म यूज नहीं होता है, लेकिन बता रहा हूं। इन दोनों डेफिसिट को जोड़ लीजिए तो बजट डेफिसिट नहीं होगा, क्योंकि यही तो पूरा बजट है, बजट डेफिसिट हो गया। अब इसमें फिजिकल डेफिसिट कहाँ है बताऊं मैं? बहुत आसान है। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकाला जाए? तो बोला कि इस कैपिटल रिसीट में से जो फर्जी चीज आप समझ रहे हैं कि आपका है, जो कि आपका है ही नहीं। एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। माना रेवेन्यू रिसीट है 10 रुपया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 9 रुपया, सिंप्लिसिटी के लिए। कैपिटल रिसीट है मान लीजिए फिर से 10 रुपया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 9 रुपया। ठीक भाई, आप जोड़ो जरा, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ? 1 रुपया, मानते हो सब लोग? बजट डेफिसिट कितना हुआ? 2 रुपया, ये भी मानते हो सब लोग? क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? लिखो चैट बॉक्स में सब लोग। रेवेन्यू डेफिसिट 1 रुपया, बजट डेफिसिट 2 रुपया, इतना क्लियर है? अब सुनो, अब रिवर्स हो गया क्या भाई? वैल्यू बोल रहा है कि रिवर्स हो गया वैल्यू। कैसे रिवर्स हो गया रे? मैं कह रहा हूं कि हाँ, ऑफ कोर्स आई गॉट इट, डेफिसिट नहीं तो सरप्लस हो गया। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। इसको 11 कर लीजिए, 11 कर लीजिए। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ऑब्वियसली 11 कर लीजिए, अब ठीक है। तो 10 में से 11 गया तो ये हो गया -1, यानी 1 रुपए का डेफिसिट हो गया यहाँ, 1 रुपए का डेफिसिट हो गया यहाँ। दोनों जोड़ लीजिए तो बजट डेफिसिट हो गया, तो -2 यानी 2 रुपए का बजट डेफिसिट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया भाई? ओके भाई, ठीक है, ऑल राइट। अब ठीक है। अब इसमें कहाँ है डेफिसिट हुआ बताओ ना? फिजिकल डेफिसिट कहाँ छिपा हुआ है? फिजिकल डेफिसिट देखो यहाँ छिपा है। ये जो 10 रुपया आप कैपिटल रिसीट मान रहे हैं, अगर उदाहरण के लिए मैं कहूं कि इसमें 2 रुपया तो जो है वो वापस करना है आपको। ये 2 रुपए तो आपकी बोरोइंग्स और कैपिटल लाइबिलिटीज है, तो वापस चला जाना है, या आपको आपको प्राप्त नहीं होना है। तो ये 2 रुपया और कम हो जाएगा ना। ये जो 10 है उसकी जगह क्या लिखना पड़ जाएगा? 8। तब 8 और 11 का अंतर क्या हो जाएगा? यहीं पे -3, और ये तो -1 है, ये है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा? सबसे बहुत मतलब इतना फाइन वर्किंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको एम्पेरिकली और कॉन्सेप्चुअली बहुत एक्यूरेट मानने की जरूरत नहीं, बस जस्ट टू टेल यू। अब आप समझ गए? जया को क्लियर हुआ? जया का मैसेज आना चाहिए, या जिसको भी जया जैसा कंफ्यूजन रहा हो उसमें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग इट क्लैरिफाइड, क्योंकि इट शुड बी वंस एंड फॉर एवर। अब दोबारा जीवन में कभी आपको पूछना नहीं पड़ना चाहिए किसी से। ओके, ऑल राइट। तो ये बात हो गई। उसके अलावा भाई देखे जरा, उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स का एक लेखा जोखा हो गया, जो रिसीट्स आती है पब्लिक अकाउंट पे, और जो है डिसबर्समेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हो गए, वो एकदम अलग नेचर के हैं, ठीक है। और कंटिजेंसी फंड से जो पैसा इधर उधर होता होगा वो होता, ठीक। तो वो उस नेचर में, मनी के फ्लो के नेचर में तो वो काउंट हम लोग करते नहीं। फिर क्या जान लेना चाहिए बजट के बारे में भाई? इसके अलावा क्या जानकारी होनी चाहिए हमें और आपको बजट के बारे में? भाई इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य मुख्य पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ को है। ये 3-4 साल पुराना डेटा है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए है। इकोनॉमिक सर्वे में तो ये सब मिल जाता है ना, एम आई राइट? बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीज मिल जाती है कि आज की तारीख में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो क्या है, और उसका बजट ले आउटले किधर किसकी तरफ है, ठीक है। ये जान लेना चाहिए। ये वाला जो एक तरह का एक व्हील आपको हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट टैक्स का जो है परसेंटेज इतना है। तुम कह रहे हो कि रिलीफ फंड, सर किस कैटेगरी का फंड है रिलीफ फंड? मतलब कैसा, क्या कहना चाह रहे हो कि रिलीफ फंड का अर्थ क्या हुआ? जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वगैरह होता है वो?
पीएम रिलीफ फंड वगैरह कहाँ किसका होगा, बताओ भाई तुम लोग अपनी जानकारी और लॉजिक के अनुसार जरा बताओ। देखो चैट बॉक्स में देख रहे हैं हम। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फंड, फाइन फाइन। कंटिजेंसी फंड तो अलग है ना, कोई स्पेशल फंड। ठीक है, लिखो लिखो। क्या जो जैसे जो फंड्स है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है, क्या उसको बजटरी सपोर्ट मिलता है या प्योरली पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से बनता है? दिल्ली हाई कोर्ट एक मिनट को लिखा है। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक ठीक बोल रहे हो सब लोग। नहीं है ना, पूरी तरह से पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से बनता है, इसका गवर्नमेंट कैरेक्टर जो है वो स्टेट कैरेक्टर नहीं है, पूरी तरह से पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बनता है। ये सारे फंड जो होते हैं वो अलग ही है भाई, वो सभी फंड के हिस्से नहीं है, जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है मुझे। बट बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं देख के इसको बता दूंगा एग्जैक्ट जो इसके बारे में कंट्रोवर्सी अगर कोई है। लेकिन ये पक्का है कि इस तरह के जो रिलीफ फंड्स जो बनते हैं, स्पेशल फंड्स बनते हैं, वो गवर्नमेंट स्टेट के फंड्स में नहीं काउंट होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी? मैं आपको इसलिए नहीं अभी अभी अननेसेसरी और अध कचरा ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं, मैं क्यों श्योर होना चाहता हूं, क्योंकि जो पीएम केयर्स, जैसे पीएम केयर्स वाला है ना फंड, इस तरह के जितने भी स्पेशल फंड्स बनते हैं, उनका जो लीगल कैरेक्टर है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तो कहने लीजिए, लीगल कैरेक्टर जो है वो वो अंदर डिबेट, वो ऑलरेडी डिबेट में रहता है। ठीक है, कि प्राइवेट इसको माना जाए या गवर्नमेंट कैरेक्टर इसका माना जाए। डिजास्टर्स के जितने भी डिजास्टर रिलेटेड फंड्स हैं उनमें ये दिक्कत आती है। कोरोना वायरस के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया ना, तो इस पे बहुत डिबेट था, मुझे जो ध्यान आ रहा है, इस पे बहुत डिबेट था कि इसका कैरेक्टर क्या माना जाए। एक भाई उन फंड्स का तो पार्ट नहीं हो सकता जिनका स्टेट कैरेक्टर है। तो ये कंट्रोवर्सी है प्रॉपर, इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसे थोड़ा सा ज्ञान देके और निकल जाऊं और फिर वो जो है आधा साबित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा इस पर मुकदमा भी हो चुका, अगर मुझे ध्यान आ रहा है ठीक से, तो इस पर मुकदमा भी हुआ हुआ है। जो तुम बता रहे हो ना दिल्ली हाई कोर्ट वाला, वो एक मुकदमा हुआ था उसमें, और उसपे ये बात हुई थी कि भाई इसका कैरेक्टर डिसाइड किया जाए, और ये जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर दिया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डिसीजन भी कुछ हुआ था, स्प्लिट हो गया था और आपस में बड़ा स्प्लिट डिसीजन आ गया है, दैट यू शुड नो। तो मैं ये होमवर्क भी आप कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, और मैं खुद भी पढ़ के आपको बता दूंगा, दस नथिंग रॉन्ग है। ये सारा डेटा हम लोग जो है वो अपडेट कर देंगे आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। तो एक बजट की जो साइकिल है वो देख लीजिए। बजट की साइकिल में क्या होता है कि फॉर्मुलेशन होगा, जो प्रपोजल्स आते हैं ना, जितने भी प्रपोजल्स जो आते हैं मिनिस्ट्रीज से और बाकी डिपार्टमेंट से, उनको फिर फॉर्मुलेट किया जाता है, उनका फॉर्मुलेशन होता है। फॉर्मुलेशन के बाद पार्लियामेंट में, इसका डिटेल प्रोसीजर भी हम देखेंगे अगले क्लास में। पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होती है उसको इनैक्टमेंट कहते हैं। इनैक्टमेंट के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका ऑडिट किया जाता है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है, साल दर साल, साल दर साल चलती रहती है। ठीक है, अब इसके हर एक पार्ट को, ठीक है, इसके जितने भी हमने पढ़े हैं अभी ओवरव्यू आज लिया है, नेक्स्ट क्लास में उसको पूरे को तार तार करके बजट प्रोसेस से संबंधित सारी चीजें हम खत्म कर डालेंगे, सब कुछ निपटा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करिए और बताइए, इसको इससे ज्यादा अभी नहीं खींचना चाहते हैं। प्रॉपर कल तक स्टडी मटेरियल भी आपका रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी चीजें।
अच्छा मैसेज आया हुआ है, मैं ही नहीं देख पा, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए। केयर फंड इज whose official chairman is PM and some trustees are finance and investing. Fine, that is all right. Fund that does not necessarily give us the character. Sir, under return trust is exempt. हाँ वो तो फाइन, यस। ट्रस्ट के तौर पर इनकम टैक्स में वो एग्जाम है कि नहीं, उसको कंट्रीब्यूशन वो अलग बात, उसका कैरेक्टर इससे डिसाइड नहीं होता। सर एक बार कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स का थोड़ा, बिल्कुल आदित्य, ये बिल्कुल हम ये अगले क्लास में यही करेंगे, एक एक चीज का डाउन टू द लेवल ऑफ यूनिट्स हम पूरा करके फिनिश कर देंगे। बजट में इसके बारे में नहीं रहता, बिल्कुल सही है सर। एनी ट्रस्ट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, यस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेकिन आप बात को, दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। मैं अंतर ये कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में किसी को छूट मिल रही है, इससे उसके लीगल कैरेक्टर का डिसीजन नहीं किया जाता। आई हैव मैसेज रिगार्डिंग केयर फंड। हाँ, अच्छा ओके, ठीक है, फाइन फाइन, वो भी हम देखेंगे। ऋषभ बोलता है कि ग्रुप में कुछ मैसेज किया है, लेट मी सी व्हाट ही हैज डन। Prime Minister Citizen Assistance and Relief Fund PM CARES Fund, Center has informed Delhi High Court that PM CARES Fund is not a government fund, as the amount collected by it does not go to the Consolidated Fund of India। बिल्कुल सही बात, सिंपल सी बात, ये तो खैर डेफिनेशन है, लेकिन ये वही बात हम लोग कर रहे हैं कि इसका लीगल कैरेक्टर जो है वो डिबेट में रहा है। जब तक पैसा, सिंपल सी बात समझ लीजिए, गवर्नमेंट का फंड वही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि दैट फंड इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ऑल अदर फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई इट इज कंसोलिडेटेड ना, इट इज कंसोलिडेटेड। सो द गवर्नमेंट मनी हैज टू रूट थ्रू इट। गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो अल्टीमेटली सीएफआई से होकर ही जाना चाहिए ना, उसका पार्ट बनना चाहिए। जो भी पैसा उसका पार्ट नहीं बनता है वो गवर्नमेंट का फंड नहीं कहलाएगा। दैट्स हाउ इट इज। आओ बताओ, और डाउट कोई हो तो पूछ लो भाई, आज समय है थोड़ा तो, या फिर हम पूछना शुरू करें। कब से पढ़ रहे हो तुम लोग? 4:30 बार से पढ़ रहे हो? कब से पढ़ रहे हो क्लास आज? ओके 4 बजे से आदिल बोल रहा है। अच्छा ठीक है तो छोड़ देता। अरे बस 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 एकदम सब 4 ठीक है, तो आज छोड़ देते हैं। और इस पे कल, अब जब नेक्स्ट क्लास आपका होगा तो पूरी बजटरी प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, जितने भी तरह के इसके अंग हैं, बजट पूरा समाप्त कर देंगे। उसके नेक्स्ट सेशन में हम फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और पब्लिक डेट ये खत्म कर देंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद करंट अफेयर्स बचेगा। यानी अगले 2 सेशन में अपना टारगेट है कि हम पूरे पब्लिक फाइनेंस को समाप्त खत्म कर देंगे पढ़ के, और उसके बाद कूद पड़ा जाएगा। अब उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए आपको, खैर मैं बताऊंगा। सब लॉजिकल ही चल रहा है भगवान की दया से, तो हम लॉजिकली ही चलेंगे सारे, ठीक है। So we conclude today's class, my dear friends, and I'll see you in the next session. Nothing nothing related to public finance will be remaining in the next 2 classes. You don't worry. Everything will be done. So God bless you. Jai Hind. Bye bye.